नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज का हमारा विषय है कुंडली का ऐसा योग जिसमें हम न्याय व्यवस्था में जा सकते हैं। वैसे तो ये जो योग है वह न्याय व्यवस्था के लिए भी है और राजनीति के लिए भी है। सबसे पहले इसको समझते हैं कि कौन लोग अगर अपने जीवन में परिश्रम करें तो वह न्याय व्यवस्था में जा सकते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मिश्रा जी, उनका कई बार आग्रह आया कि सर न्याय व्यवस्था के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो उन्हीं के आग्रह पे मैं यह वीडियो बना रहा हूं। अब आप डेमो कुंडली पे ध्यान दें। आप देखिए, कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। वैसे तो हमारे सारे भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वह होता है पहला भाव। पहला भाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह जो भाव है यह किसी भी जातक की स्थिति को बताता है, उसके स्वभाव को बताता है, उसके चरित्र को बताता है, उसके काम करने की शक्ति को बताता है, उसके पर्सनालिटी को बताता है, उसकी सोच को बताता है, उसकी समझ को बताता है। इसलिए यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा भाव है जो कि लेता है। कहने का मतलब है, धन अगर किसी को मिलेगा तो लेने वाला कौन होगा? वह जातक। अगर शिक्षा किसी को मिलने वाली है तो किसको मिलेगी? उस जातक को। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा तो जातक को ही मिलने वाला है। उसके सुख का अनुभव या उसके दुख का अनुभव वह जातक ही करता है। इसलिए कुंडली में पहला भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इस भाव के मजबूत हुए हम जीवन में जो चाहते हैं उस चीज को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं राजनीति की भी बात कर रहा हूं और मैं न्याय व्यवस्था की भी बात कर रहा हूं। दोनों को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, दूसरे भाव से हम लोग देखते हैं वाणी, क्योंकि कोई भी चीज हमें प्राप्त होगी तो उसमें वाणी का विशेष योगदान होता है, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही हम सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं। आप भी इस चीज से सहमत होंगे, अगर किसी को गलत बोला जाए तो उस व्यक्ति को तो बुरा लगेगा ही, साथ में हमारे अंदर भी पछतावा रहता है। तो दूसरा घर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरा घर, यह हमारे पराक्रम का घर है। बिना पराक्रम के, बिना परिश्रम के कुछ भी मिलना असंभव है। योग कितने भी मजबूत हों, लेकिन अगर हमारा परिश्रम उतना अच्छा नहीं है तो हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और अगर प्राप्त भी कर लेंगे तो उस जो चीज़ें हमने प्राप्त की है उसका जो आनंद है वह हमको नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब है, परिश्रम बहुत जरूरी है। फिर पांचवा हमारा शिक्षा, क्योंकि आप राजनीति में जा रहे हैं, आप न्यायिक व्यवस्था में जा रहे हैं, आप वकील बनना चाह रहे हैं, आप जज बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए शिक्षा होनी तो बहुत ही जरूरी है। एक समाज का विशेष व्यक्ति अगर समझदार नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तो वह जिस पद पे है उस पद की
गरिमा को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए शिक्षा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेष करके हम 5वें घर से देखते हैं। फिर छठा घर, यह विशेष करके न्यायिक व्यवस्था के लिए है, क्योंकि यहाँ से हम लोग कोर्ट केस को देखते हैं। न्यायिक व्यवस्था में कोर्ट तो होगा ही। छठा घर रोग ऋण शत्रु भी देखते हैं, लेकिन विशेष करके यहाँ से जीत को देखते हैं। तो यह घर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 9वां घर महत्वपूर्ण है। यह हमारे भाग्य का घर है, यह हमारे आध्यात्म का घर है, यह हमारे आत्मज्ञान का घर है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में आत्मज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए यह घर बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हमारा 10वां घर, यह हमारे कर्म का घर है, यह हमारे पराक्रम के माध्यम से जो हमें मिलने वाला है उसका घर है। तो यह घर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एकादश भाव हमारे लाभ का घर है। अब सब चीज को जोड़ते हैं तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला लग्न। अब मान लीजिए जो डेमो कुंडली दिख रही है यह मेष लग्न की कुंडली है, लेकिन यह आप किसी भी लग्न पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और बात को समझ सकते हैं। अब यह जो लग्न है इसमें देखेंगे राशि जो लिखी है वह पहली राशि मेष राशि है। तो मेष राशि का जो स्वामी है वह मंगल है। अब मंगल की स्थिति को देखना पड़ेगा, और साथ में जब आप कुंडली बनवाते हैं तो यह भी लिखा होता है कि लग्न कितने अंश का है। हर वीडियो में समझाता हूं, इसमें भी समझा देता हूं। सबसे अच्छी स्थिति 12 से 18 डिग्री के बीच में बनती है, या थोड़ा सा और आपको आंतरिक ढंग से समझा देता हूं। अगर 10 अंश से लेकर के 20 अंश तक कोई भी ग्रह है तो उसकी स्थिति मजबूत समझना चाहिए। जैसे मैंने लग्न बताया, 10 अंश से 20 अंश के बीच में अगर आपका लग्न है का मतलब आपका शरीर वह मजबूत स्थिति में बनेगा। अब शरीर का स्वामी कौन है? मंगल। अगर 2 लिखा होगा तो शुक्र, यहाँ 3 लिखा होगा तो बुध, 4 लिखा होगा तो चंद्रमा, 5 लिखा होगा तो सूर्य, 6 लिखा होगा तो बुध, 7 लिखा होगा तो शुक्र, 8 लिखा होगा तो मंगल, 9 लिखा होगा तो बृहस्पति, 10 लिखा होगा तो शनि, 11 लिखा होगा तो शनि, 12 लिखा होगा तो बृहस्पति। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है। जो मैंने अभी क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाया उस प्रकार से आपको अपने ग्रह को देखना है। तो मंगल की स्थिति अगर इस घर में यहां देखिए, अब यह भी आपको समझना है, मंगल 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि में उच्च का होता है और चौथी राशि में नीच का होता है। कहने का मतलब है चौथी राशि जो कर्क राशि है उस पे मंगल देव कमजोर स्थिति में बन जाता है। वह आपकी जितनी मदद करना चाहेगा उतना कर नहीं पाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो इसीलिए पहला, चौथा, 7वां, 10वां ये हमारे केंद्र के घर हैं। इनमें से अगर मंगल देव पहले घर में विराजमान हो जाएं, 7वें घर में विराजमान हो जाएं, 10वें घर में विराजमान हो जाएं, या 9वें घर में विराजमान हो जाएं, या 5वें घर में विराजमान हो जाएं, तो लग्न मैंने बता दिया वह मजबूत बनेगा। अगर 10 अंश से लेकर के 20 अंश के बीच में है तो आपका लग्न मजबूत हो गया। और उस पर जो यह डेमो कुंडली दिख रही है मेष लग्न की, मेष लग्न का मालिक मंगल अगर पहले घर
7वें घर, 10वें घर, 5वें घर या 9वें घर, इनमें से कहीं पर भी 10 से 20 अंश के बीच में विराजमान हो जाए तो 50% जो कुंडली है वह क्लियर हो गई कि आप जीवन में कुछ करेंगे। आप जो भी करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा, ऐसे समझ लीजिए। यह तो मैंने लग्न और लग्नेश के विषय में आपको समझा दिया। एक चीज और समझना है, लग्न पे जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी उतना ही लग्न मजबूत होगा। और विशेषतः बृहस्पति शुक्र शनि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं विशेष करके न्याय व्यवस्था की बात कर रहा हूं। तो शुभ ग्रह हमारे बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, शुभ चंद्रमा है और शुभ बुध है। अगर उनकी दृष्टि अधिक से अधिक लग्न पे पड़ती है तो यह और भी अच्छा होगा। लग्न पे पड़ जाए या लग्न का मालिक मंगल यहाँ विराजमान हो तो इस पे अधिक से अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए और विशेषतः शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं आपके लिए आसानी हो जाएगी। लग्न और लग्नेश आप समझ गए। अब आ जाइए आप दूसरे घर पे। अब दूसरा घर शुक्र का है, बहुत ही शुभ ग्रह है। यहाँ से वाणी को देखना है। वाणी का विशेष जो ग्रह है वह बुध है, लेकिन यहाँ पर वाणी का कारक है शुक्र। तो शुक्र और बुध का तालमेल भी हमें देखना पड़ेगा। तो बुध शुक्र के साथ बहुत अच्छा तालमेल रखता है, इसलिए शुक्र की स्थिति मजबूत होगी तो आप अच्छे वक्ता होंगे। आप विदाउट हेजिटेशन अपनी बात को कह ले जाएंगे, स्पष्ट कह ले जाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से कह ले जाएंगे। राजनीति के लिए या न्याय व्यवस्था के लिए वकील, राजनीतिक या जज वाणी का ही धनी होना चाहिए। अगर वाणी मजबूत नहीं है, अंदर ही अंदर आप सारी चीजें समेट के रखेंगे तो न अच्छा राजनीतिक बन पाएंगे, न अच्छा आप न्यायिक व्यवस्था में वकील बन पाएंगे, न अच्छा जज बन पाएंगे। अगला है तीसरा घर। यहाँ पे देखेंगे राशि लिखी है तीसरी मिथुन, इसका मालिक बुध है। बुधदेव की स्थिति भी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। या जो भी राशि बने, ये तो डेमो कुंडली से मैं समझा रहा हूँ, जो भी राशि लिखी हो उस ग्रह को भी देखना जरूरी होगा और आपको परिश्रम करना होगा। अगर यह ग्रह मजबूत स्थिति में है, डिग्री वाइज मजबूत है, अपने मित्र के घर में है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा पांचवा घर, जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखी हुई है पांचवी राशि, इसका मालिक सूर्य है। सूर्य राजा है और राजा को हमेशा न्याय प्रियता पसंद है। सूर्यदेव की स्थिति यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, क्योंकि यहाँ पर यह अपने राशि में है और यहाँ पर यह उच्च के होते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जो मेन पॉइंट है वह है छठा घर। देखिए, छठे घर से हम विशेषतः रोग, ऋण, शत्रु को देखते हैं। ऐसा नहीं है, शत्रु सबके होते हैं, लेकिन शत्रु पे विजय प्राप्त करने वाला, लड़ाई झगड़ा होगा, कोर्ट कचहरी होगी, उसमें आपको विजय मिलना चाहिए, तो यह घर भी मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ पे राशि बनी है छठी राशि, कन्या राशि, इसका मालिक ग्रह बना बुध। बुध देव की स्थिति अगर यहाँ हो जाती है, यहाँ हो जाती है,
तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन वही बुध देव अगर यहाँ विराजमान हो जाते हैं तो आप मजबूत स्थिति में नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह बुध देव की अपनी नीच की राशि है, बुध देव यहाँ कमज़ोर हो जाएंगे। तो न्याय व्यवस्था में जाने के लिए यह घर देखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा नौवां घर यहाँ लिखा है 9। इस राशि के मालिक, धनु राशि के मालिक, 9वीं राशि हमारी धनु है, इसके मालिक बने बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव यहाँ विराजमान हो जाएं, बृहस्पति देव अगर यहाँ विराजमान हो जाए बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ भी विराजमान हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अपनी राशि में यहाँ भी विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ भी हम ये नहीं कहेंगे कि इनका यहाँ रहना कोई गलत है। फिर अब जो इम्पॉर्टेंट बात करने की बात मैं कर रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण बात आपसे मैं बताना चाह रहा हूँ, वह है शनि देव। शनि देव कौन है? कलयुग में शनि देव न्याय के देवता हैं और विशेषतः जो आम जनता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि देव के मजबूत हुए बिना सारे ग्रह मजबूत हो जाएं, शनि देव ही कमजोर हो जाएं तो व्यक्ति न अच्छा राजनीतिक हो सकता है और ना ही वह न्याय व्यवस्था में बहुत ऊंचे पद तक जा सकता है। इसलिए शनि देव की स्थिति को देखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वह राजनीति हो चाहे वह न्याय व्यवस्था हो। जितने मजबूत शनि देव होंगे उतना ही व्यक्ति जो न्याय व्यवस्था में जाना चाह रहा है या राजनीति में जाना चाह रहा है तो उसके लिए अच्छा रहेगा। शनि देव की स्थिति यहाँ विराजमान हो जाए, शनि देव यहाँ विराजमान हो जाएं या शनि देव यहाँ विराजमान हो जाएं, ये 10वीं राशि और 11वीं राशि के तो वह स्वामी ही होते हैं, 7 नंबर की राशि में वह उच्च के होते हैं। शनि देव की स्थिति यहाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ वो नीच के हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो व्यक्ति कुशल राजनीतिक हो सकता है और वह न्याय व्यवस्था के लिए भी विशेषतः बना है। इसके अलावा एक ग्रह को और देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि देखिए न्याय व्यवस्था में भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। कोर्ट में कौन जाता है? अपराधी ही जाएंगे। अपराधी क्या होते हैं? बहुत शार्प, बहुत चालाक। चालाकी को हम लोग राहु देव से देखते हैं। जिसके राहु देव मजबूत होंगे वह व्यक्ति शार्प होगा, ऐन वक्त पे उसकी सोच ऐसी बनेगी कि वह किसी को भी चकमा दे सकता है। राहु देव की कुछ ऐसी स्थिति बनती है। इसीलिए राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राहु देव। राहु देव यहाँ विराजमान हो जाए, यहाँ विराजमान हो जाए, यहाँ विराजमान हो जाए या यहाँ विराजमान हो जाए तो व्यक्ति 100% राजनीतिक हो सकता है, न्याय व्यवस्था में जा सकता है। इसके पीछे के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, न्याय व्यवस्था और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं क्योंकि वहाँ भी आप सेवा करने के लिए ही हैं, अपराधियों को दंड देने के लिए हैं और राजनीति में आम जनता का विकास करने के लिए हैं। इसलिए आप देखते हैं बड़े बड़े वकील न्याय व्यवस्था में भी होते हैं, फिर वह राजनीति में भी चले जाते हैं और सफल हो जाते हैं क्योंकि कायदा कानून उनको पता होता है। वह कायदा और कानून के माध्यम से देश का विकास करते हैं। बहुत सारे लोग उदाहरण में हैं, जैसे रविशंकर प्रसाद जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, ऐसे तमाम उदाहरण हैं
जो कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि राजनीति में जाना है, न्याय व्यवस्था में जाना है, या और भी किसी बड़ी नौकरी में आपको जाना है, तो आपको केंद्र के घर को देखना है, विशेष करके अपने लग्न को देखना है, अपने पंचमेश को देखना है, अपने नवमेश को देखना है, दसम घर को देखना है, एकादश को देखना है। इससे काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आप जीवन में क्या करने वाले हैं। लग्न कुंडली को तो देखना बहुत जरूरी है ही, साथ में नवमांश कुंडली को भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ बहुत अच्छे योग बने हैं। नवमांश में आपके ग्रह कमजोर हैं। आप इंटरनल तरीके से अगर कमजोर हो जाएंगे तो क्या आपको हासिल होगा? नवमांश कुंडली को देखना, हाँ, लग्न कुंडली को देखना, साथ में चंद्र लग्न की कुंडली को भी देखना बहुत जरूरी है। यह विषय काफ़ी व्यापक है, हो सकता है अभी एक वीडियो से काम न बने, फिर कभी इस विषय में और बात करूंगा और कुछ योग के विषय में आपको बताऊंगा। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे यह पता चले कि आप मुझे कितना सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद।